good morning. A very warm good morning to all of you. Last, we ended up with our last chapter that is known as Overchanging Earth. Okay, so today we are gonna start the next chapter, which is known as air. So as we all knows that what is air, or what are the composition of the air, and the blanket which surround our earth is known as, and lots of many questions, how many structures, how many layers present in the atmosphere, and so many other things. Okay, so yeah, today we discuss about the air and the composition, and how the air is useful, and if the composition is of air is disturbed or increase or decrease due to any reason, then what is gonna to happen. Okay, सो सबसे पहले है एयर में। सबसे पहला जब हम एयर को एयर चैप्टर को देखते हैं, सबसे पहले जो हमारे माइंड में एक चीज़ आती है, हाँ, कि एयर प्रेजेंट कहाँ होती है। ठीक है, एयर का क्या कंपोजिशन रहता है, तो इसको देखकर हम एटमॉस्फेयर को सबसे पहले माइंड में आता है। व्हाट इज एटमॉस्फेयर? बेसिकली जब हमने 6th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ी थी, वहाँ पे ना मैं आपको एटमॉस्फेयर के बारे में कुछ कुछ चीज़ें बताई थी। ठीक है, ऑलमोस्ट बता दी थी, थोड़ी बहुत ही एक्स्ट्रा थी, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर इज बेसिकली ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर। ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर is known as atmosphere, and atmosphere protect us from the UV radiations जो कि sun से आती हैं on the earth, and give us air to breathe, make the temperature liable. That means air जो atmosphere है उसने हमारे अर्थ को सराउंड करके रखा है। और सराउंड क्यों करके रखा है? बिकॉज एयर जो एटमॉस्फेयर है वो ये चाहता है कि हमारा अर्थ का टेम्परेचर लाइबल रहे, मतलब हमारे अर्थ को वार्म करके रखता है। और वो ये चाहता है कि हमारे अर्थ में जो सूरज से आने वाली हार्मफुल रेडिएशंस हैं वो ह्यूमन को, लाइफ को अफेक्ट ना करे। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर का होना बहुत ज़रूरी है। और एटमॉस्फेयर में क्या क्या कंपोजिशन रहती है, क्या क्या लेयर्स रहती हैं, कैसे कैसे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, ठीक है, वो देखेंगे। अगर मैं कंपोजिशन की बात करूं तो हमें पता है कि एटमॉस्फेयर इज डोमेन ऑफ एयर, मैंने आपको बताया था 6th की एनसीईआरटी में। ठीक है, तो इसका कंपोजिशन क्या रहने वाला, आप सबको पता है कि अगर मैं अर्थ की कंपोजिशन का, मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है, अगर मैं अर्थ की कंपोजिशन को देखूँ तो सबसे पहले हमारी जो सबसे ज़्यादा मात्रा में जो गैस पाई जाती है वो होती है नाइट्रोजन, विच इज़ 78% ऑफ द टोटल 100%। ठीक है, देन 0.03% हमारी कौन सी आ जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, एंड 21% ओनली इज ऑक्सीजन, अदर 0.93% आर्गन एंड अदर गैसेस। ठीक है, तो टोटल मिला के 100% हो जाता है। ठीक है, तो अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो नाइट्रोजन कैसे आता है, कहाँ से आता है, उसको यूज़अप कौन करता है, प्रोडक्शन कैसे होती है, वो देख लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं, इससे एक क्वेश्चन पूछा गया था, शायद जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ अभी रिसेंटली, उसमें पूछा हुआ था कि सबसे ज़्यादा अबंडेंट गैस कौन सी है। तो यहाँ से आपको देख के जो कंपोजिशन मैंने आपको बताई उससे आप डायरेक्टली निकाल सकते हो कि सबसे ज़्यादा गैस जो है, अमाउंट जो गैस का है वो नाइट्रोजन ही है, क्योंकि मेंशन किया है कि 78%, बाकी तो कम कम है ना। ऑक्सीजन 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, आर्गन 0.93% है, बाकी अदर गैसेस बहुत कम अमाउंट में, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वेपर्स होते हैं। ठीक है, ये तो बहुत कम है। तो सबसे ज़्यादा कौन सी? नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन इज मोस्ट प्लेंटिफुल गैस इन द एयर, ये यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, उसके बाद इसको ह्यूमंस तो यूज़ ही नहीं करते बिल्कुल भी। दैट मीन्स ना तो ह्यूमंस इनको बनाएंगे ना यूज़ करेंगे, तो ये कहाँ से आएगा? बेसिकली ये एयर में ही प्रेजेंट। आप देखो इसका कितना अमाउंट एयर में प्रेजेंट है, आपको 78% प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन इंसानों को इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स को इनको इसकी ज़रूरत पड़ती है। प्लांट्स को
तो प्लांट क्या करते हैं, इसको डायरेक्टली नहीं लेते, वो इसको कन्वर्जन, डिफरेंट प्रोसेस करवाकर, कन्वर्जन करवाकर फिर यूज अप करते हैं। जैसे आपके एयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, बैक्टीरिया वो कहाँ पे आपको मिलेगा, जो प्लांट होते हैं उनके रूट्स में बैक्टीरिया होते हैं, जैसे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज, राइजोबियम, ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, इनको फिक्सअप करते हैं। फिक्सअप करने के लिए उनको पहले कन्वर्जन्स करनी पड़ती है, पहले नाइट्रोजन को नाइट्रेट में, फिर नाइट्राइट में कन्वर्ट करके फिर रूट्स को देती हैं। फिर वो किसको देते हैं, प्लांट के रूट्स को देते हैं, और प्लांट का रूट्स उसको क्या करता है, यूज़अप करता है, मतलब प्लांट उसको यूज़अप करते हैं। तो दैट मीन्स इसका इतना कंपोजिशन ये होना क्यों है, क्योंकि ये इसे प्लांट्स इसे यूज़ करते हैं और इसको बैलेंस करते रहते हैं, ठीक है। जितना कंपोजिशन है उतना यूटिलाइज। और आपको पता है कि जितना भी गैसेस है उनको मेंटेन रखने के लिए हमें क्या करना होता है कि हमें इन एयर के जो गैसेस हैं उनकी कंपोजिशन को मेंटेन करना पड़ता है। अगर इनमें से कोई एक भी इंक्रीज या डिक्रीज हो जाती है, वो डायरेक्टली अफेक्ट करती है ह्यूमन लाइफ को या बाकी लाइफ को, मतलब बायोस्फीयर को अफेक्ट करेगी, ठीक है। तो ये तो नाइट्रोजन के बारे में। नेक्स्ट है ऑक्सीजन, जो सबसे कम अबंडेंट है वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज सेकेंड प्लेंटिफुल गैस, ठीक है। इसके बाद सेकेंड नंबर पर आती है। इसको प्लांट्स एंड एनिमल्स, ह्यूमंस सब यूज़ करते हैं इसे, ठीक है। इसको बनाता कौन है, प्लांट इसे प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन को प्लांट, हमें पता है ना कि हम क्या करते हैं, एनिमल्स हो या ह्यूमंस हो, क्या करते हैं, ऑक्सीजन को यूज अप करते हैं, और उनके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो कहाँ जाता है, प्लांट्स के पास जाता है। और हमारे पास जो ऑक्सीजन आती है वो कहाँ से आती है, प्लांट से आती है। तो दैट मीन्स हम प्लांट से ऑक्सीजन लेते हैं, इंटर्न प्लांट को क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि प्लांट भी तो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज अप करते हैं ना फूड बनाने के लिए, है ना। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में तो यूज होता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन का है इतना सा। फिर है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट यूज करते हैं टू मेक देयर फूड, मतलब प्रोडक्शन ऑफ फूड, द प्रोसेस इन विच प्लांट प्रोड्यूस देयर फूड इज नॉन एज फोटोसिंथेसिस, है ना। उसमें क्या क्या यूज होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एज अ रॉ मटेरियल, ठीक है। सनलाइट यूज होती है, ठीक है। तो फिर वो क्या बनता है, उनका ग्लूकोज बनता है, C6H12O6 बनता है ना, वही, ठीक है। इसको ह्यूमंस और एनिमल्स रिलीज करते हैं। देखो क्या होता है ना, मैंने आपको बताया था कि उतना ही अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन गैसेस का होगा जितना बाद में बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। मतलब जितना कार्बन डाइऑक्साइड ह्यूमन प्रोड्यूस करेंगे, जितना एनिमल प्रोड्यूस करेंगे, उतना प्लांट यूज अप कर देंगे ताकि एनवायरनमेंट में बैलेंस बना रहे। और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन ना सिर्फ प्लांट्स, ना सिर्फ हमारे अंदर से होता है, बल्कि हम तो प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर, मैंने बताया था कि हमारे अंदर मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ होती हैं, फूड का ब्रेकडाउन होता है, एनर्जी लिबरेट होती है, मैकेनिज्म ऐसे चलता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का टिश्यू, हमारे जो टिश्यूज़ हैं बॉडी के अंदर, वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। सेम वे एनिमल के अंदर भी ऐसा ही होता है, ठीक है। फूड तो डाइजेस्ट होना ही है, तो हमारे अंदर से तो प्रोडक्शन होता ही है। लेकिन जब हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं, है ना, प्लास्टिक पेपर को बर्न करें, कोई भी मटेरियल जो बर्न करते हैं, आपको पता है वहाँ से ब्लैक कलर का धुआं क्यों निकलता है, दैट इज कॉल्ड द कार्बन डाइऑक्साइड। वही एशेस ब्लैक कलर के कार्बन डाइऑक्साइड ही होते हैं बेसिकली। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल 0.03 से इंक्रीज हो जाता है तो क्या होता है, बहुत सारी क्या होता है, अफेक्ट होते हैं। जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा, है ना। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, इसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो ग्रीन हाउस गैसेस है वो क्या होता है, क्योंकि हम मान के चलते कि हमारा अर्थ क्या है, एक टेरेरियम लाइक है, या फिर हमारा अर्थ क्या है, ग्रीन हाउस जैसा ही है ना। ग्रीन हाउस जैसा क्यों, क्योंकि जैसे उसको सारी लाइफ है। जैसे हम ग्रीन हाउस में, आपने देखा होगा, ऊपर हम प्लास्टिक का कवरिंग दे देते हैं, उसको ग्रीन कलर का कवरिंग दे देते हैं, अंदर सारी वेजिटेशंस होती हैं। इसी तरह अर्थ को कवर करने वाला एटमॉस्फेयर है, तो अंदर क्या हो रहा है, हम सारे ह्यूमन बींग सब कुछ क्या कर रहे हैं, वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट कर रही है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज हो जाता है तो ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसीलिए इसको कहा गया, क्योंकि आपकी गैसेस बैक नहीं जा पा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड उनको ट्रैप करके रख रहे हैं, वो वापस नहीं जा पा रहा है एटमॉस्फेयर, क्योंकि हमें बैलेंस ही वैसे करना है ना, हमारी रेडिएशंस जो आती हैं उनको बैक भी तो होना पड़ता है। तो क्या हो जाएगा,
इस ग्रीन हाउस की वजह से आपका ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा। तो जब गैसेस नहीं जा पाएंगी वापस, तो आपका क्या होगा, टेम्परेचर अर्थ का इंक्रीज हो जाएगा। तो इंक्रीज होगा तो दैट मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज ग्लोब का, दैट मीन्स ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग होगी, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, गर्मी बढ़ेगी, तो स्नो कैप्स, आइस, ग्लेशियर्स मेल्ट करेंगे, तो कोस्टल एरियाज में क्या आएंगे, फ्लड आएंगे। तो देखो एक गैस का कंपोजिशन ज़्यादा होने की वजह से पूरी लाइफ को कितना डिस्ट्रक्टिव होना पड़ता है, कितना डैमेज फेस करना पड़ता है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट द थ्री गैसेस। ठीक है, जो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन है वो एटमॉस्फेयर का पूरा बल्क बनाती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा यही दो है, बाकी जो है वो कम अमाउंट में, लिटिल क्वांटिटी में या लेस क्वांटिटी। ठीक है, ये था एटमॉस्फेयर उसके कंपोजिशन में। फिर हमने तीन गैसेस जो सबसे ज़्यादा उनको डिस्कस किया। अब हम स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर के ऊपर चलेंगे। ठीक है, देखो हमारे स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर को अगर देखें तो हमारे जो एटमॉस्फेयर में 5 लेयर्स मिलती हैं हमें। ठीक है, जो सबसे पहली वाली लेयर जो सी लेवल से देखी जाए, बेसिकली हमारे पास स्ट्रैटोस्फेयर होती है। सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रैटोस्फेयर, फिर मीजोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर, जो सबसे आउटर मोस्ट होती है एक्सोस्फेयर। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया और यहाँ से जूनियर असिस्टेंट का जो पेपर हुआ उसमें। ठीक है, एक क्वेश्चन स्ट्रैटोस्फेयर का था, एक क्वेश्चन एक्सोस्फेयर एंड एक क्वेश्चन ट्रोपोस्फेयर। 3 क्वेश्चन इस टॉपिक, ये टॉपिक देखो कितना छोटा सा है, यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछेंगे और वो तीनों क्वेश्चन बहुत इजी हैं। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले अगर मैं ट्रोपोस्फेयर को डिस्कस करूँ तो सी लेवल से इसकी हाइट कितनी है, 13 किलोमीटर एज पर NCERT। इंटरनेट पे भी आप देख सकते हो, कोई वेरिएशन हुई तो डाल देना, क्योंकि मैंने NCERT ली। ठीक है, तो ट्रोपोस्फेयर की हाइट 13 किलोमीटर फ्रॉम द सी लेवल। हमारे ट्रोपोस्फेयर में हमें क्या मिलती है, वो वाली एयर जो हम जिसको हम ब्रीथ करेंगे। ठीक है, दैट मीन्स हम कहाँ रहते, हम ट्रोपोस्फेयर में रहते, क्योंकि हमें यहाँ पे हवा मिलती है, अवेलेबल एयर होती है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपको, हाँ यहाँ से क्वेश्चन पूछा होगा था कि वो कौन सी लेयर है जहाँ पे प्रेसिपिटेशन होती है। अब मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि यहाँ पे फॉग, रेनफॉल, हेलस्टॉर्म, क्लाउड्स और सारी वेदर कंडीशंस जो फिनोमिनाज होते हैं वो सारी इस लेयर में। तो रेनफॉल इज व्हाट, प्रेसिपिटेशन ना, है ना। प्रेसिपिटेशन क्या होता है, बारिश होती है ना। तो आपके ट्रोपोस्फेयर में आपको क्या मिलेगा, प्रेसिपिटेशन मिलेगा। और यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, एक पूछा था कि वो कौन सी लेयर है जहाँ पे प्रेसिपिटेशन होती है, तो वो है ट्रोपोस्फेयर। और दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि बैड ओजोन किसे कहा जाता है, या बैड ओजोन कहाँ प्रेजेंट होती है, तो उसका आंसर भी ट्रोपोस्फेयर, क्योंकि ट्रोपोस्फेयर में ओजोन प्रेजेंट ही नहीं होती, तो इसको बैड ओजोन बोलेंगे ना। ठीक है, सेकेंड इज अवर स्ट्रैटोस्फेयर। इसकी हाइट 50 किलोमीटर फ्रॉम द सी लेवल। यहाँ पे हमारे एरोप्लेन्स या बर्ड्स वगैरह फ्लाई करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर पाई जाती है जिसको ओजोन लेयर बोला जाता है, या ओजोन गैस, जिसमें ओजोन गैस होती है। ओजोन गैस क्या होती है, O3। ठीक है, ये 2 ऑक्सीजन, मतलब मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन एंड जो हमारा एटॉमिक ऑक्सीजन होता है, इन दोनों का कंबाइन होकर ये ओजोन बनाते रहते हैं। ठीक है, तो स्ट्रैटोस्फेयर को बोला जाता है गुड ओजोन। इस यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया था कि विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड गुड ओजोन, या फिर पूछा जाता है कि ओजोन लेयर कौन सी, ओजोन गैस जो है या लेयर है वो कौन सी एटमॉस्फेयर की लेयर में प्रेजेंट होती है, तो वो स्ट्रैटोस्फेयर में। ठीक है, नेक्स्ट है मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर हाइट कितनी है इसकी, 80 किलोमीटर फ्रॉम द सी लेवल। यहाँ पे हमारे मिट्रॉइड्स देखने को मिलते हैं, जो मिट्रॉइड्स हमारे आते हैं कहाँ से, स्पेस में जो बर्न होते हैं वगैरह, वो यहाँ पे एंटर होते हैं। ठीक है, तो आपको जो मेन पॉइंट है ना वो याद रखना है। हाइट वाइट आपको नॉर्मल पूछी नहीं जाएगी, बट ये जो मैंने आपको बताया कि प्रेसिपिटेशन कहाँ होती है, बैड ओजोन कौन सी है, गुड ओजोन कौन सी है। ठीक है, उसके बाद हाँ, जैसे यहाँ पे मैंने एरोप्लेन बताया कि आपके एरोप्लेन स्ट्रैटोस्फेयर में फ्लाई करेंगे। ठीक है, मेट्रॉइड्स आपके प्रेजेंट होते हैं मीजोस्फेयर में, मैंने सिर्फ पॉइंट ही लिखे हैं। उसके बाद थर्मोस्फेयर, आपका यहाँ पे टेम्परेचर थर्मोस्फेयर में बहुत ज़्यादा हाई मिलता है। और यहाँ पे जैसे वहाँ पे हमारी ओजोन लेयर है ना स्ट्रैटोस्फेयर, ऐसे टोनोस्फेयर लेयर है हमारी कहाँ पे, थर्मोस्फेयर में। ठीक है, इसकी हाइट 80 to 400 किलोमीटर थी। यहाँ पे रेडियो ट्रांसमिशंस होते हैं, मतलब जो भी सिग्नल, मतलब अर्थ जो भी रेडियो वेव होती है, रेडियो वेव हमारी ट्रोपोस्फेयर में जाकर फिर वहाँ पे जो वेव्स है वो रिफ्लेक्ट होकर बैक अर्थ में आती है। मतलब यहाँ पे हमारे सिग्नल्स वगैरह देखने को हमें मिलते हैं। रेडियो ट्रांसमिशंस हमारी कहाँ पे होती है, थर्मो
स्फेयर में। देन सबसे आउटर मोस्ट आ जाती है एक्सोस्फेयर, यहाँ पे हमें हमारा हीलियम एंड हाइड्रोजन होती है, सबसे आउटर मोस्ट होती है, ठीक है। इनको जैसे हमारा टेम्परेचर को मेजर करने वाला जो डिवाइस है उसको हम बोलते हैं क्या, थर्मोस्फेयर। ये आपको भी पता है कि हॉस्पिटल्स में यूज होते हैं, ठीक है, थर्मोस्फेयर, ठीक है। उसके बाद प्रेशर, अब एटमॉस्फेयर की बात की तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए डिवाइस भी तो पता होना चाहिए, तो बैरोमीटर, ठीक है। उसके बाद रेनफॉल की बात भी मैंने की है, तो रेनफॉल को मेजर करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है या जो मशीन है उसे क्या बोलते हैं, रेन गॉज, ठीक है। विंड को मेजर करने वाला, विंड का डायरेक्शन बताने वाला विंड वेन। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, एक ये, दो क्वेश्चन पूछे गए थे, आप देख लेना, पेपर उठा के देख लेना, डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं यहाँ से। पूछा गया है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट बताओ, तो बैरोमीटर या बैरोमीटर पूछा गया है, तो नीचे ऑप्शन दिए कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर कर रहा है, रेन के फॉल को मेजर कर रहा है, या टेम्परेचर को मेजर कर रहा है। तो आपको पता होगा, इसीलिए इसको डब्बे में बंद करके रखा, पता होगा तो आप डायरेक्ट आंसर करो। तो एक ये पूछा है कि डायरेक्शन ऑफ विंड, तो आपको वहाँ पे विंड वैन या विंड जैसे और ऑप्शन दे के रखे होंगे, तो आपको याद रखना है कि विंड वेन ही आपका डायरेक्शन बताता है विंड का, ठीक है। तो अगला टॉपिक जो है इसका वो वेदर एंड क्लाइमेट है। उसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको ओजोन का थोड़ा डिटेल में बता देती हूँ कि क्या होता है यहाँ पे। देखो, ओजोन मैंने आपको बताया कि वो बनता है किससे, आपका एटमॉस्फेयर, आपका एटॉमिक एंड आपका मॉलिक्यूलर, जो दोनों ऑक्सीजन मिलकर मतलब O2+O मिलकर आपका O3 बना देती है, ठीक है। O3 होता है हमारा ओजोन के लेयर। क्या होता है ना कि मैंने आपको कहा था कि एटमॉस्फेयर प्रिवेंट करता है किसको, यूवी रेडिएशंस को, क्या हमारे कहाँ पे ना आए, अर्थ में ना आए। तो आपको पता है कि जो हमारा ओजोन लेयर है वो किससे हमें प्रोटेक्शन करता है, कि वो यूवी रेडिएशंस हमारे अर्थ पे ना आ सके। ये गैसेस, ये जो लेयर्स हैं, ये तो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है ना, तो एटमॉस्फेयर की कौन से लेयर प्रोटेक्ट करती है, एटमॉस्फेयर की स्ट्रेटोस्फेयर की ओजोन लेयर प्रोटेक्ट करती है कि यूवी रेडिएशंस ना आए। क्योंकि अगर वो यूवी रेडिएशंस हमारे अर्थ में आ जाती हैं तो लाइफ डिस्ट्रक्ट हो जाएगी, ब्लाइंडनेस हो जाती है लोगों को, वेजिटेशन नष्ट हो जाती है, मोनूमेंट्स का पूरा बिगाड़ा हो जाता है, बहुत सारे इफेक्ट होते हैं इसके, ठीक है। स्किन कैंसर हो जाती है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है लोगों को, ठीक है। तो क्या होता है ना कि अब ओजोन लेयर, सबसे पहले ओजोन होल देखने को मिला था हमारा अंटार्कटिका में। क्यों मिला, इसलिए मिला कि उसका काज क्या है, ओजोन डिप्लीट हो रही है। आपने ओजोन होल डिप्लीशन पढ़ा होगा या ओजोन होल कहीं पढ़ा होगा। देखो, ओजोन होल या ओजोन डिप्लीशन क्या होता है, जब आपका ऐसे एजेंट्स जो हमारे अर्थ से रिलीज होकर एटमॉस्फेयर में जाएंगे, तो आपको पता है कि हर एक चीज़ का किसी दूसरी चीज़ के साथ रिएक्ट करने की अलग अलग क्या होती है, क्षमता होती है ना। कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ के साथ कम रिएक्ट करती है, किसी के साथ बहुत ज़्यादा। तो ऐसा होता है कि जिसको जिसके साथ ज़्यादा अटैचमेंट फील होती है वो उसी के साथ रहेगा ना। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में भी ऐसे ही होता है, पर्सन टू पर्सन भी ऐसे ही होता है कि जिसके साथ ज़्यादा अटैचमेंट फील होती है हम लोग उसी के साथ रहना पसंद करते हैं ना। तो O3 का भी यही सीन है, मतलब ऑक्सीजन का भी यही सीन है। ऑक्सीजन देखो, हमारी बॉडी में जो होता है ऑक्सीजन, अगर आप एक तरफ हमारे हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन के साथ आप क्या करोगे, बोलोगे कि तुमको इसके साथ रहना है, वो रहेगा। लेकिन अगर आप बॉडी में कार्बन मोनोऑक्साइड दे दोगे, उसको हीमोग्लोबिन को अपना बॉन्ड अच्छा फील होएगा कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, तो वो ऑक्सीजन को छोड़ देगा, बोलेगा चल परे, मेरा अच्छा पार्टनर, सेटिस्फाइंग वाला पार्टनर, मेरा जिसके साथ मेरे को अच्छा अटैचमेंट हो रहा है, मैं तो उसी के साथ रहूंगा, है ना। वही सेम तरीका होता है यहाँ पे भी। यहाँ क्या होता है कि आपका जो ऑक्सीजन है उसको दूसरे ऑक्सीजन के साथ तो रहना है, लेकिन अगर क्लोरीन आ जाता है, अगर क्लोरोफ्लोरोकार्बन आ जाता है, मतलब क्लोरीन आ जाएगा, वो दूसरे ऑक्सीजन को बोलेगा चल परे, अब मुझे किसके साथ रहना है, क्लोरीन के साथ, क्योंकि मेरा बंदा आ गया है। तो जब ये ऑक्सीजन C2+O से, मतलब जब ये ऑक्सीजन मतलब O2+O3 को जब
O2 प्लस या फिर ऑक्सीजन को Cl मिल जाएगा, क्लोरीन मिल जाएगा, ये O2 को छोड़ देगा, ये बोलेगा कि मैं ClO बनाऊंगा, क्लोरीन ऑक्साइड बनाऊंगा, ठीक है, मोनोऑक्साइड बनाएगा। तो ये क्या हो जाता है, इसी तरह फिर ओजोन नहीं बनती है, मतलब वो किसके साथ ऐसे रेगुलरली होता है। और ये कैसे होता है कि आपका जो सनलाइट है, आपका जो हीट है, रेडिएशन है, वो आपके ऑक्सीजन को, मतलब ये टूटता बनता कैसे है, आपका ऑक्सीजन जो है वो आपको क्या करेगा, उस पर रेज पड़ेंगी, ठीक है, रेज पड़ेंगी तो वो आपका O2 O प्लस O में स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है। जब आपका O प्लस O में स्प्लिट हो जाएगा तो जो और मॉलिक्यूल होंगे O2 के, तो वो क्या करेंगे, उस अकेले अकेले O के साथ बॉन्ड बनाएंगे, तो बन जाएगा। जब एक जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हुआ पहले से O2 है, वो अकेले O के साथ बॉन्ड बना के O3 बना देगा, ठीक है, दूसरे के साथ ऐसे O3 बनेगा। लेकिन जब क्लोरीन आ जाएगा ना, तब वो उस O को नहीं चूज करेगा, तब ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन को चूज ही नहीं करेगा, तब वो क्लोरीन को चूज करेगा। तो जब वो क्लोरीन को चूज करेगा ना, तब क्या, वो ClO बनाएगा, फिर वो O3 नहीं, फिर इसी तरह जब O3 कम होता जाएगा, मतलब O3 इसी तरह वो बार बार ClO बनाएगा, तो O3 तो बनेगा नहीं। इसी तरह क्या हो जाएगा, आपका ओजोन डिप्लीट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, लेयर बिल्कुल पतली हो जाएगी, तो पतली हो जाएगी तो रेडिएशन से आराम से आ सकती है ना, ठीक है। इसको मैं आपको कल अच्छे से और डिस्कस करूँगी, ठीक है, अगर आज नहीं समझ आए तो मैं अच्छे से कल बाय हैंड डिस्कस करूँगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलेंगे और फर्दर डिस्कशन करूंगी मैं इसके बारे में, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे गए आते, ठीक है। टिल देन कीप सपोर्टिंग, लविंग एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।